Hello everyone. Today I'm going to start with topic that is derivative. This is from class 10th Introduction to Financial Market. So what are the types of derivative? The first one is forward. Forward क्या है? एक तरह से ये agreement है between two parties. One is buyer and the other is seller. Suppose A जो है buyer है और B seller है. तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आज. टुडे दे विल एंटर. सपोज आज डेट है 1 दिसंबर. तो 1 दिसंबर को ये आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि बी जो है ए को गोल्ड सेल करेगा 10 ग्राम गोल्ड एट ₹60,000 ऑन 2 मार्च 2026. तो इन्होंने ये आपस में ये एग्री किया है कि 2026 में ये गोल्ड खरीदेंगे और बेचेंगे 60,000 रुपीज में एंड द क्वांटिटी विल बी 10 ग्राम. लेकिन ये एग्रीमेंट इन्होंने 2025 में आज किया है. तो इस तरह के एग्रीमेंट को फॉरवर्ड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पर्सन. तो कल फ्यूचर में अगर 2 मार्च को सपोज गोल्ड का रेट 50,000 होता है या 80,000 होता है, यानी कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि फ्यूचर में कोई भी प्राइस हो दे विल बाय एंड सेल एट ₹60,000. राइट. नाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, लेकिन ये कस्टमाइज स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं. फॉरवर्ड जो है वो प्राइवेट एग्रीमेंट की तरह होता है, लेकिन फ्यूचर जो है इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड. तो सच एज निफ्टी इंडेक्स. राइट. देन कम्स ऑप्शन. ऑप्शन जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को और सेलर को, जो बायर को राइट देता है, ठीक है, बट ऑब्लिगेशन नहीं होती है कोई भी बायर के पास राइट इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं दो केस लेती हूँ. ऑप्शंस दो तरह के हैं, कॉल्स एंड पुट. अब होता क्या है, पहले कॉल ऑप्शन समझते हैं. तो ए और बी दो लोग हैं. ए जो है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉल बायर. और जो कॉल ऑप्शन other party is called as call seller और call writer. ठीक है. जो इस कॉन्ट्रैक्ट को, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है उसको कॉल बायर बोलते हैं. ठीक है. अब सपोज एक लैंड है बी के पास. बी के पास एक लैंड है. तो आपस में इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि कल फ्यूचर में बी जो है ए को लैंड सेल करेगा फॉर 10 lakhs. ठीक है. 2 महीने आफ्टर 2 months कर लो. तो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि बी जो है वो 10 लाख रुपए दे, बी 10 लाख रुपए लेगा ए से और लैंड उसको अपनी ए को दे देगा. ठीक है. ए अब क्या करता है, आज उसको 50,000 एक टोकन मनी दे देता है और इसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम. ये एक फीस होती है जो ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंटर बी के साथ, तो ए उसको दे देता है. तो नाउ ए इज कॉल्ड एज कॉल बायर. अब जो भी कॉल ऑप्शन खरीदता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन उसको कॉल बायर बोलते हैं. और ये कॉल ऑप्शन खरीदने की वजह से बायर को, कॉल बायर को पूरा राइट है कि वो चाहे तो ये अपना लैंड को कल खरीदे या ना खरीदे, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है. वो चाहे तो नहीं भी खरीद सकता. अगर वो नहीं खरीदता तो बी 50,000 रखेगा और वापस नहीं करेगा. लेकिन अगर ए खरीदना चाहता है तो बी को उसको लैंड हर हालत में देनी ही पड़ेगी. तो तभी बोला गया है कि कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय. राइट तो है ए के पास खरीदने का, लेकिन कोई उसको जबरदस्ती नहीं है. वो ना चाहे तो वो लैंड ना भी खरीदे, अगर उसकी नहीं मर्जी तो वो नहीं भी खरीदे. सो दिस इज कॉल ऑप्शन. नाउ व्हाट इज पुट ऑप्शन, ये भी समझते हैं. यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर आपको समझाती हूँ. आप पेपर में अगर आता है बेटा तो ऐसे एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं. पुट ऑप्शन क्या है, तो
जो पुट ऑप्शन को खरीदता है उसको हम बोलते हैं पुट बायर, और दूसरी पार्टी को बोलेंगे पुट राइटर और सेलर। जो इस पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेगा उसको बोलते हैं पुट बायर। अब सपोज यहाँ पे राम और रीटा दो पार्टीज है। अब राम के पास अगेन यहाँ कोई लैंड है, ठीक है, कोई डेयरी फार्म है, मान लीजिए कोई डेयरी फार्म है और राम ने पुट ऑप्शन खरीदा है, ठीक है, तो इसलिए राम ने इस एग्रीमेंट को बाय किया है, तो उसको राम को बोलेंगे पुट बायर। अब राम ने रीटा के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि राम अपना डेयरी फार्म रीटा को सेल कर देगा एट 5 lakhs इन फ्यूचर, ठीक है, तो हम बोलते हैं राम इज अ पुट बायर, ठीक है, एंड रीटा इज अ पुट राइटर। क्योंकि राम ने ये खरीदा है कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन बाय किया है, तो ही हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। यानी राम के पास पूरा राइट है कि कल वो इस डेयरी फार्म को रीटा को सेल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसकी मर्जी है, उसका राइट, उसके पास राइट है, ठीक है, पर उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं। अगर रीटा कल बोले कि आप मेरे को ये डेयरी फार्म सेल करो 5 lakhs में, तो अगर राम ना चाहे तो वो रीटा को डेयरी फार्म नहीं भी सेल कर सकता, बट उसके पास पूरा राइट है, ठीक है, राइट है। अब राइट कैसे है कि कल अगर रीटा मना कर देती है कि मेरे को नहीं खरीदना है ये डेयरी फार्म, तो राम के पास राइट है कि वो अपना जो डेयरी फार्म है रीटा को खरीदना ही पड़ेगा, चाहे रीटा की नहीं भी मर्जी है। तो दिस इज अबाउट द पुट ऑप्शन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये काफी समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल चीजें हैं। तो अब इस एक बारी हम जो आपके इसमें दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता टू बाय और सेल द एसेट at a stated date and stated price. So when the buyer of the option pays the premium and buys the right to exercise his option, the writer is the one who receives the option premium and therefore obliged to sell or buy the asset. तो जो भी ऑप्शन बाय करता है, ठीक है, वो प्रीमियम देता है और उसको राइट, ही गेट्स द राइट, लेकिन उसको ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो खरीदे या बेचे। ऑब्लिगेशन किस पार्टी के पास होती है? जो उस प्रीमियम को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे अगर पहले वाले केस में मैंने बताया था, ए जो है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट है और बी जो अपनी लैंड ए को देगा और ए उसको प्रीमियम देगा, तो राइट किसको मिला है? राइट तो मिला है ए को, लेकिन ऑब्लिगेशन किसकी है? बी की है। उसको हर हालत में अपनी लैंड सेल करनी है। अगर बीच ए चाहता है कि ही वांट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट, तो बी को अपनी लैंड सेल करनी ही पड़ेगी ए को, तो बी की ये ऑब्लिगेशन है। लेकिन ए के पास राइट आता है, जो इस ऑप्शन को खरीदता है उसके पास राइट आता है, और दूसरी पार्टी के पास जो है वो ऑब्लिगेशन उसके हिस्से में आती है, राइट। नाउ डी फोर्थ इज वारंट्स। व्हाट आर वारंट्स? ऑप्शंस जो है जनरली 1 साल तक के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्गर डेट जो ऑप्शंस है उनको हम वारंट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑप्शन प्रीमियम? ये तो मैंने आपको बताया ही है। जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो बायर को प्रीमियम देना पड़ता है, और वो एक फीस होती है फॉर गेटिंग द राइट टू बाय और सेल, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन प्रीमियम। नाउ व्हाट इज कमोडिटी एक्सचेंज? सो कमोडिटी एक्सचेंज एक एसोसिएशन है या कंपनी है, ठीक है, तो इसमें मैं मार्क कर देती हूँ, राइट। इट इज एन एसोसिएशन या कंपनी ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। सो बेसिकली ये है क्या? ये वो प्लेस है जहां पे लोग आते हैं, दे बाय एंड सेल द कमोडिटीज लाइक gold, silver, oil, etc., mainly through future contracts. So commodity exchange एक वो प्लेस है या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे people they come, they buy and sell the commodities, right?
नाउ कमोडिटी एक्सचेंज में बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रेड है इसमें प्राइजेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, कंपटीशन फेयर होता है, ट्रेडिंग जो है वेल रेगुलेटेड रहती है, राइट। सो इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। इसमें पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, प्राइजेस आर ट्रांसपेरेंट, कंपटीशन फेयर होता है, and trading is well organized. Now the question is, what is meant by commodity? Commodity FCRA Forward Contract Regulation Act क्या डिफाइन करता है गुड्स को? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स मनी एंड सिक्योरिटी। सो कमोडिटी में सारे मूवेबल आइटम्स आते हैं, लेकिन तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, नहीं आती। कौन सी वो तीन चीजें? actionable claims, they are not included in commodities, money is not included in commodities, and securities like shares and bonds are not included in commodity. तो कोई भी movable चीज है, item, they are they are called as commodity. So what is commodity derivative market? So commodity derivative market जो है, it is a place where people trade contracts whose value comes from a commodity. तो commodity derivative market trade contracts for which underlying asset is commodity. तो यहाँ पे लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में ट्रेड करते हैं और उसकी वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम अ कमोडिटी। कमोडिटी कौन सी हो सकती है? वीट, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जो अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है, कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द कमोडिटी इज बेसिकली अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? एक्चुअल में आप ये सिल्वर गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, यू आर नॉट ट्रेडिंग द एक्चुअल कमोडिटी, यू आर ट्रेडिंग द कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस डिपेंड करता है इन कमोडिटीज पे। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, आप ये गोल्ड सिल्वर नहीं बाय कर रहे हो, आप वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जिसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? इन गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव? कमोडिटी डेरिवेटिव के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं बेटा, ठीक है। डेरिवेटिव्स जो है इट वर्क द सेम वे, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हो, शेयर्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज हो लाइक व्हीट एंड गोल्ड, बट कमोडिटी डेरिवेटिव्स के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, उसको समराइज करती हूँ इस पैराग्राफ को। सबसे पहले, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर मोस्टली सेटल्ड इन कैश। मोस्टली सेटल्ड इन कैश, ठीक है। तो इसमें आपको, यू डोंट एक्चुअली गेट द शेयर्स और बॉन्ड्स, यू नीड नो नीड टू स्टोर एनीथिंग। इसमें आपको शेयर्स बॉन्ड्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बट जो हैं, दे मे नीड फिजिकल डिलीवरी, राइट। जैसे कमोडिटीज लाइक व्हीट, ऑयल, मेटल्स, राइट, दे आर बल्की, तो दे इफ अगर दे आर डिलीवर्ड तो इट मस्ट बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में स्टोरेज की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्टोर। नाउ कमोडिटी क्वालिटी कैन डिफर, जैसे व्हीट की क्वालिटी जो है वो डिफर कर सकती है, तो आप लिख सकते हो कमोडिटी कैन डिफर, ठीक है। गोल्ड भी जैसे होता है 22 कैरेट्स का होता है, 24 कैरेट्स का होता है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे जो शेयर्स है एक पर्टिकुलर कंपनी के वो आइडेंटिकल होते हैं। सो अगर नटशेल में मैं आपको बताना चाहूँ कि कमोडिटी डेरिवेटिव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है बिकॉज गुड्स आर फिजिकल बल्कि और डिफरेंट क्वालिटीज होती है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं दे आर इजी टू सेटल एंड
स्टोर। सो ये जो इस तरह का पैराग्राफ की जो समरी है, मैंने ऐसे पॉइंट्स फॉर्म में आपको लिख के दे दी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। So this is all in this chapter. Thank you for watching. Please hit the like button, share the channel with your friends and subscribe to it. Thank you.